नमस्कार साथियों, जॉब मंत्रा के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बहुत सारे बच्चों का ये एक नॉर्मल क्वेश्चन रहता है या उनके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न रहता है बहुत ज़्यादा कि आरओ-एआरओ की एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, क्वालिफ़िकेशन क्या होने वाला है, हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते या कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, ऐज रिलैक्सेशन कितना मिलता है, ऐज करंट में क्या होनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपका आरओ-एआरओ का जो कन्फ्यूज़न है वो 100% क्लियर हो सके। वैसे मैं बताना चाहूँगा ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर उस इंसान के लिए जो भी आरओ-एआरओ की तैयारी कर रहा है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि हर एक छोटे से छोटे पॉइंट पर भी हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें मैं स्पेशली आपको बताने वाला हूँ, हर वो चीज़ें जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन कर के कभी भी आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि आपको पता है शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है? तो क्या दोस्तों आप तैयार हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के और आप चाहते हैं कि आरओ-एआरओ हम 100% कंप्लीट कर लें या अपना एक पोस्ट अपने लिए एक पोस्ट उसमें से निकाल सकें, तो पूरा इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। पूरी वीडियो आपको बता देगी कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है और आपका सिस्टम क्या होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरओ-एआरओ की क्वालिफ़िकेशन के बारे में, ठीक है? ये सबका क्वेश्चन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन यही होता है कि क्वालिफ़िकेशन मिनिमम क्या होनी चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा आपके पास कोई भी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हालाँकि वो किसी यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड हो। यहाँ पे लिखा तो बहुत कुछ होता है लेकिन ध्यान दीजिएगा यूजीसी से अप्रूव्ड आपका यूनिवर्सिटी होना चाहिए और वहाँ से आपका कोई एक बैचलर डिग्री होना चाहिए। चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है? इसके अलावा बीसीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है, ठीक? आपके पास कोई न कोई एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिनिमम होनी चाहिए। बिना ग्रेजुएशन के मतलब 12th पास आउट के लिए वैकेंसी नहीं है। आई रिपीट 12th वाले हो अगर आप तो भाई परेशान नहीं होना। आपके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा या फिर आप जो है ना कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री धारक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है? ये दोनों ही कंप्यूटर साइंस का चल जाएगा, लेकिन वो भी आपका किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए, इधर-उधर से आप उसको अप्लाई नहीं करवा सकते। तो आपके पास मिनिमम या तो बैचलर की कोई डिग्री होना चाहिए या फिर बीसीए या बीटेक सीएस टाइप की डिग्री बीटेक आईटी टाइप की डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपके पास ध्यान दीजिएगा ये प्लस है, ठीक है? ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल आपके पास होना चाहिए। ओ लेवल कौन कराता है? ये तो आपको पता ही है। जो नेलिट है, जिसको हम लोग पहले डोइक के नाम से जानते थे, नेलिट ही ओ लेवल कराने का काम करती है। हालाँकि 6 महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपके पास मिनिमम ओ लेवल होना चाहिए और अगर ओ लेवल भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके पास जो है ना बैचलर के साथ-साथ ट्रिपल सी की डिग्री तो मिनिमम होनी ही चाहिए क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इंग्लिश में आपसे टाइपिंग कराई जाती है, तो भैया अगर आप कंप्यूटर नहीं पढ़े हो, कंप्यूटर के बारे में आप नहीं जानते हो, तो ये पोस्ट में अप्लाई नहीं करना। आपके किसी काम का ये पोस्ट नहीं है, ठीक है? और इसमें ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद मतलब एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए, इसके साथ ही साथ आपके पास मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है, वो 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, वो इंग्लिश में होगी, ठीक है? हिंदी में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग आपको भटकाएँगे, तो आपको उनकी बातों पर नहीं जाना है, ठीक है? ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश टाइपिंग ही चाहिए होती है, इंग्लिश टाइपिंग क्योंकि पिछली बार का एग्ज़ाम मैंने खुद भी दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि इंग्लिश टाइपिंग होती है वहाँ पर और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मिनिमम होनी चाहिए, जिससे कि आप एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो बेटा टाइपिंग वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर के एक बार देख लो। टाइपिंग कैसे करना है, उसको देख कर के आप शुरू कर सकते हो। बहुत सारे मैटर आपको मिलते रहते हैं, हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप उनको भी देख लो और आइडिया लग जाएगा आपको कि किस टाइप के मैटर वहाँ पर टाइपिंग के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए कि भाई हमारे यहाँ आरओ-एआरओ का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लक्ष्य बैच है, जिसकी फ़ीस हम लोगों ने सिर्फ़ 999 रखी हुई है। इसके अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स आपको देखने को मिल जाएँगे। फ़ीचर्स का मतलब ये है कि बहुत सारे कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं अपने ऐप पर, तो अगर आपने अभी तक हमारे
बैच को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लो क्योंकि आरओ एआरओ की बेस्ट तैयारी इस चैनल के अलावा कोई और यूट्यूब पर नहीं हो सकती, ठीक है? रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो आरडी सर हैं, ये खुद ही एक पोस्ट ऑलरेडी लेकर के बैठे हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है? तो उनको इसके बारे में अच्छे से पता है और उन्हीं के गाइडेंस में हमारा ये कोर्स पूरा का पूरा प्रॉपर चलता रहता है, ठीक है? अब जो उस पोस्ट पर होगा वो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, ये तो बात क्लियर है। तो उन्हीं के डायरेक्शन में सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? इवन ये जो वीडियो भी बन रही है, तो उन्हीं के डायरेक्शन में ही बन रही है। उन्होंने बताया है सही चीज़, सही तरीका जो अमूमन लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है? बाकी यूट्यूब लोग को लगभग नहीं पता होती हैं। वो क्या करते हैं भाई सिलेबस उठा कर के देख लेते हैं, नोटिफ़िकेशन आता है वो बता देते हैं, लेकिन अंदर की बातें वो है आरडी सर को पता है, ठीक है? तो कहानी शुरू करते हैं आगे की ओर। तो ध्यान दीजिएगा इसका सिलेबस क्या होने वाला है? सिलेबस में भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, तो सिलेबस को भी हम लोग थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं लगे हाथ, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन आपको पता चल गई, इसके साथ-साथ अब सिलेबस जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस टाइप का होगा? तो एमसीक्यू टाइप का होगा, ठीक है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स होंगे। मोड क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, ठीक है? मतलब आपको कंप्यूटर दिया जाएगा और उसमें आपके क्वेश्चन्स चलेंगे, उसमें सही ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा, ठीक है? टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? तो भैया 200 क्वेश्चन्स होते हैं जो कि एमसीक्यू होते हैं और इनका जो टोटल मार्क्स होता है वो भी 200 ही होता है। मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, ड्यूरेशन कितनी होती है? तो लगभग 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है मतलब 3 घंटे आपका पेपर चलता है, 3 घंटे आपको देना पड़ेगा वहाँ बैठ कर के एग्ज़ाम में पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है भाई 200 क्वेश्चन है तो 2 घंटे में तो पॉसिबल है ही नहीं है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट में भी करोगे, तो भी तुम्हारा जो है ना बहुत निकल जाएगा। और क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा होता है। इस वजह से अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है बेटा तैयारी स्टार्ट कर दो। नोटिफ़िकेशन का वेट मत करो, नोटिफ़िकेशन के बाद जो तैयारी होती है, वो तैयारी नहीं होती, वो सिर्फ़ खाना-पूर्ति होती है। तो आपको खाना-पूर्ति नहीं करना है, आपको अपना लाइफ़ सिक्योर करना है, ठीक है? तो तैयारी शुरू कर दोगे, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ध्यान दीजिएगा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब आपका जो भी ये 200 क्वेश्चन का चेकिंग होगी, चेक किया जाएगा, तो उसमें कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स, इसमें कोई मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स भी नहीं होता है। कि आप 50 नंबर पाओगे तभी आप क्वालीफाई हो या 60 पाओगे तो भी आप क्वालीफाई कर पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको बस अ, कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन सही हो, ठीक है? इसके बाद देखिए सेकंड होगा क्या कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर पर जो है ना आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी जो कि इंग्लिश में रहेगा। टाइपिंग की यहाँ पर बात हो रही है। ये भी आपका कंप्यूटर पर ही होगा। पहले टाइपराइटर पे होता था, टाइपराइटर का ज़माना जा चुका है, अब जो है ना कंप्यूटर पे ही टाइपिंग होती है। बढ़िया कीबोर्ड दिया जाएगा प्यारा-सा आपको और अच्छी-सी स्क्रीन मिल जाएगी देखने के लिए, उस पर आपको टाइपिंग करके मैटर को दिखाना होगा। कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर रहेगा और स्क्रीन पर ही नीचे साइड में जैसे ऊपर साइड में मैटर लिखा हुआ रहेगा, जैसे ये स्क्रीन है आपकी, ऊपर मैटर लिखा रहेगा और इसी को देख कर के नीचे साइड में आपको टाइपिंग करना होता है, ठीक है? तो स्क्रीन पर ही ये सारा कंटेंट चलेगा, इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 50 होता है और टाइपिंग का जो टाइम डिसाइड किया गया है, वो लगभग 20 मिनट का होता है। ठीक है, अब 20 मिनट में आपको 50 नंबर गेन करने होते हैं अगर आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट है और सही तरीके से आप टाइप करते हो, 100% एक्यूरेसी के साथ टाइप करते हो, तो आराम से आप जो है ना अ, 50 नंबर पा जाओगे, ठीक है? 50 नंबर पूरा कैसे पाओगे, कैसे नहीं पाओगे, इसकी भी थोड़ी-सी कहानी है। आगे अभी हम लोग और समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख रखा है कि भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा इसमें मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स कितना है, तो मिनिमम आपको जो है ना 25 मार्क्स पाने होंगे मतलब 50 नंबर का है अगर, तो 25 नंबर तुमको पाना होगा टाइपिंग में। यहाँ ध्यान देना, अभी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही थी लेकिन इन्होंने लिख रखा है कि 50 में से कम 25 नंबर तुमको पाने होंगे टाइपिंग में, तभी तुम टाइपिंग को क्वालीफाई कर पाओगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे साफ लिखा है इन्होंने मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर मतलब इंग्लिश में आपको टाइपिंग करके दिखाना है और मिनिमम स्पीड उसकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब पार्ट वर्क के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी चीज़ों से आएँगे, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कि जनरल साइंस दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिया हुआ है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड है। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, ठीक है? अर्बनाइज़ेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के हिसाब से, ठीक है? वर्ल्ड ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी, जितने भी रिसोर्सेज हैं इंडिया के उनके बारे में, करंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट जितने भी हुए हैं, जनरल एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आएगा, और स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड लिविंग, सोशल ट्रेडिशंस। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का रहेगा। जैसे ये यूपी के जीके का आप समझ सकते हो, यूपी जीके यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, हिंदी, सामान्य इंग्लिश की आपको जानकारी होनी चाहिए, और कंप्यूटर में कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली लिख रखा है कंप्यूटर में जानकारी के लिए। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, इतनी पार्ट को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, हालाँकि इसके ऊपर आरडी सर ने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको जाकर के तुम डिटेल में देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना जो है ना हमें मिनिमम उसमें पाना होगा। तो पूरा डिटेल पर भी एक वीडियो बनी हुई है, जिसमें आपको पूरा बता दिया गया है कि जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कितने आएँगे, कंप्यूटर से कितने आएँगे, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर से कितने आएँगे, यूपी जीके से कितने क्वेश्चन आएँगे, सब पता है। तो जा करके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लो, वहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद पार्ट 2 दिया हुआ है, तो पार्ट 2 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है। ठीक है, बेसिकली ये टाइपिंग का है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अ कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट मैटर दिया जाएगा। ठीक है, इन इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा, किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में। बार-बार क्वेश्चन पूछते हो, बार-बार तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। भाई देखो, साफ बता रहा हूँ, इंग्लिश में ही टेस्ट होगा, तुमको किसी और चीज़ में माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग मत लगाओ किसी और चीज़ में। यहाँ पर 500 वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, 500 वर्ड आपको टाइप करने के लिए मिलेंगे, जिसको सही तरीके से आपको कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा, और जैसे उसमें लिखा हुआ है एज़ इट इज़ टाइप करना पड़ेगा। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ वहाँ पर जैसे लिखी है वैसे ही वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, उसमें कुछ भी अगर इधर-उधर गलतियाँ होंगी तो उसका आपका नंबर वो लोग काटेंगे। ठीक है? आगे समझते हैं, अभी और चीज़ें बाकी हैं, अभी ये खत्म नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 500 वर्ड आपको मिलेगा टाइप करने के लिए। अब वर्ड उसमें बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन आपको 500 वर्ड मिलेंगे टाइप करने के लिए, और उनको आपको लगभग 20 मिनट में टाइप करके दिखाना होगा। अगर 500 वर्ड्स को 20 मिनट के हिसाब से डिवाइड करके देखा जाए, तो आपकी जो नेट स्पीड आ रही है ना, वो 25 वर्ड पर मिनट की आ रही है। कितने की आ रही है? 25 वर्ड पर मिनट की आ रही है। ठीक है? अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या-क्या है? चलिए इसको बारी-बारी से समझ लेते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में, अभी हम लोग पार्ट 1 की बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट। ध्यान दीजिएगा, विथ अ गैप ऑफ 15 मिनट। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में 15 मिनट का साफ बता रहा है, यहाँ पर गैप रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप उठ करके पानी-वानी पी करके थोड़ा-सा मूड फ्रेश कर सकते हो, ठीक है? घूम टहल के आओ। अ, और उसके बाद आकर के टाइपिंग देना स्टार्ट करो। मतलब ये कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखो, एक ही दिन में एग्ज़ाम होना है इसका, ठीक है? और इसमें जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये कि पार्ट 1 में आपका 3 घंटे का टाइम ले लिया जाएगा, फिर पार्ट 2 में आपको 15 मिनट का गैप देकर के पार्ट 2 स्टार्ट किया जाएगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ रहने वाला है 20 मिनट का। इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, उसके बाद आप घर जा सकते हो, ठीक है? तो कुल मिलाकर के 1 दिन का ये पूरा का पूरा खेल होता है। फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, सेकंड शिफ्ट में भी हो सकता है, ये तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक ही दिन में इनका कंप्लीट हो जाता है। इसमें प्री और मेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता कि पहले प्री पास करना है, फिर मेंस पास करना है, फिर इंटरव्यू होगा, यही इसमें ख़ासियत है। ठीक है? आपको यही चीज़ से बचना है, बेसिकली बचना की भी बात नहीं है। इसमें है ही नहीं ये सब तामझाम। ठीक है? सिर्फ़ आप अपना 200 एमसीक्यू कंप्लीट करो, उसके बाद उसी दिन टाइपिंग करो, और उसी दिन टाइपिंग दे करके आप पूरा फुर्सत हो जाओगे। बस ये है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में सिर्फ़ 15 मिनट का ये गैप रखते हैं। तो आप सोचो कि यार, मैं जो है ना उससे ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, 2-3 घंटे का गैप रहता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड एआरओ, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। मैं कहने का मतलब ये है कि चाहे आप आरओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एआरओ का एग्जाम दे रहे हो, जो भी उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो दोनों मोड में रहेंगे, हिंदी मोड में भी रहेंगे और इंग्लिश मोड में भी रहेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी वाले पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो इंग्लिश वाले को पढ़ लेना, ठीक है? मतलब जियोग्राफी का जो भी क्वेश्चन आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है? साइंस का जो भी क्वेश्चन आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। और क्या है? थर्ड हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं।
फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड एआरओ पार्ट 2, ध्यान दीजिएगा, जो पार्ट 2 आपका होने वाला है, द कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग टेस्ट जो होगा, ठीक है, शैल बी प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश ओनली। ये आपको कंप्यूटर पर ही करना होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो और सोचो वहाँ पर जा कर के हम भाई हिंदी मीडियम के हैं तो टाइपिंग भी हम हिंदी में कर लेंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ेगा। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी आपको इंग्लिश टाइपिंग सीखना पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो आपका टाइपिंग भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा। नहीं बेटा, आपका टाइपिंग सिर्फ़ इंग्लिश में ही आएगा, भले ही आप हिंदी मीडियम के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइपिंग तो आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी, ठीक है? देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पूरा डिटेल में ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। और सुनिए, फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू मतलब आरओ, नो इंटरव्यू, साफ-साफ ध्यान दीजिएगा, नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन। साफ-साफ इन्होंने बोला हुआ है कि कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है और मज़ेदार बात भी है कि भाई साफ-साफ इन लोगों ने लिख दिया है कि इंटरव्यू नहीं होगा, तो हमारी जान छूट गई इंटरव्यू से, ठीक है? अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना इंटरव्यू में जाने के बाद इतने हेजिटेट होते हैं, इतना उनको एक तरीके से अजीब लगता है, ठीक है? यार वो कैसे बोलेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या पूछेंगे, क्या होगा हमारे साथ, बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है। तो ये सारा जो है ना आपको कन्फ्यूज़ वहाँ पर होना ही नहीं है क्योंकि आपका इंटरव्यू ही नहीं होगा। मज़ेदार बात है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ तैयारी करो 200 क्वेश्चन की, टॉपिक पढ़ लो, टाइपिंग निकाल लो, सिलेक्शन हो गया आपका। बहुत आसान है। अभी और सुनिए, ये तो पार्ट 1 की कहानी है। पार्ट 2 की भी बड़ी मज़ेदार कहानी है, ठीक है? अच्छा सुनिए ज़रा, मार्किंग स्कीम कैसे होने वाला है? तो जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें थी, ये हमने आपको बताया। इसके बाद थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। मार्किंग स्कीम भी इनकी थोड़ी-सी अजीबो-गरीब है और थोड़ा-सा अलग है, तो इसको भी ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टू आंसर अ मल्टीपल चॉइस द कैंडिडेट नीड्स टू चूज़ वन ऑप्शन करेस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट आंसर। मतलब ये है कि सही आंसर आपको सिर्फ़ एक ही चूज़ करना है, वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन पर आप टिक नहीं लगा सकते, पहला चीज़ है। दूसरा क्या है, जितने भी हमारे करेक्ट आंसर होंगे, उस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तीसरा क्या है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। आपको नेगेटिव मार्किंग से छुटकारा मिल रहा है इसमें। भैया आप अगर गलत करते भी हो तो आपका नंबर नहीं कटेगा। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड अटेम्प्टेड मार्क्ड फॉर रिव्यू, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन जिनको आपने रिव्यू में छोड़ करके रखा है क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना स्क्रीन पर आपके ऑप्शन देता है कि आप उसको बाद में सॉल्व करिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप क्वेश्चंस को वहां पर आगे देख सकते हो, ठीक है? क्योंकि भाई 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पहले आ सकते हैं आपको, कुछ क्वेश्चन आपको बाद में भी आ सकते हैं या आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग है याद करना पड़ेगा तो आप नेक्स्ट कर करके छोड़ सकते हो, लेकिन ऊपर रिव्यू का ऑप्शन आपको देता है। मतलब आप अगर प्रेजेंट टाइम में सब कंप्लीट कर लो तो रिव्यू पे जा करके ये देख सकते हो कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनको आप रिव्यू में छोड़ देते हैं या फिर जिन पर आपने आंसर नहीं किया है, उनको तो ज़ाहिर-सी बात है आपको उसका नंबर नहीं मिलने वाला है। इफ ए क्वेश्चन इज़ फाउंडेड टू बी इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर एक क्वेश्चन गलत पाया गया है, ठीक है? या फिर कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम आती है या एक से ज़्यादा उसके आंसर दे दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ओनली दोज़ कैंडिडेट हू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड चोज़न वन ऑफ द करेक्ट आंसर। अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर जिसमें एक से ज़्यादा सही आंसर दिए जाते हैं, तो अगर वो कैंडिडेट जिसने उसको अटेम्प्ट किया है और सही ऑप्शन पर टिक किया है, ठीक है? मतलब गलती वहाँ पर उनकी है। लेकिन अगर आपने सही ऑप्शन पर टिक किया है तो भी आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन का नंबर आपको दे दिया जाएगा, लेकिन सही मार्क्स आपको लगाने हैं, ठीक है? In case a question is dropped due to some technical mistake, error or any other reason, full marks shall be given to all candidate। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम होती है या गलत क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका जो मार्क्स है ना वो सभी कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। बढ़िया है, गलती उनकी रहेगी, मार्क्स आपको मिल जाएगा। ये मज़ेदार चीज़ इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अब पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें, ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 की अगर हम लोग बात करें, तो पार्ट 2 ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाना, ठीक है? अभी तक बोला गया था नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो आपका
टाइपिंग टेस्ट होगा, इसको टाइपिंग टेस्ट मैं बोल देता हूँ, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ये जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक। देखो 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 देखो, इंपॉर्टेंट ध्यान चीज से, इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। यहाँ पे साफ लिख दिया इन्होंने कि अगर आपकी गलती होती है तो आपकी एक मिस्टेक मानी जाएगी और एक मिस्टेक पर आपको 0.1 का मार्क्स कटवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से समझ लिए, मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, हर गलती पर, ठीक है। जितनी आप गलतियां करोगे आपका नंबर जो है ना 0.1 कट जाएगा, तभी तो आपका नंबर काट के 50 नंबर में से 25 नंबर वो करेंगे। लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, जो आपने वर्ड छोड़ दिए हैं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वो फुल मिस्टेक की कैटेगरी में आएंगे, उनको पूरी गलती मानी जाएगी। छोटी मोटी या एक आध नंबर नहीं, 0 पॉइंट समथिंग में काट लेंगे, ये सब नहीं है, पूरी गलती उसको मान लिया जाएगा, ठीक है। तो जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ध्यान दीजिएगा, वो वाला, या फिर जिसमें आप गलती कर देते हो टाइप करने में, तो वो हमारा पूरी गलती में माना जाएगा। टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल और एनीथिंग अदर, ध्यान दीजिएगा, अगर आप टाइप कर रहे हो लेटर्स को, लेटर्स का मतलब समझ ही रहे हो, एबीसीडी को, वर्ड्स को टाइप कर रहे हो, कैरेक्टर्स को टाइप कर रहे हो, या फिर सिंबल को टाइप कर रहे हो, या फिर कुछ अदर चीज टाइप कर रहे हो, ठीक है। The contents of passage as asked in question paper shall be treated as full mistake। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे अक्षर गलत हो जा रहा है, वर्ड गलत हो जा रहा है, सिंबल गलत आप लगा दे रहे हो, तो उसको पूरी गलती आपकी मानी जाएगी। ध्यान देना, नंबर कैसे कट रहा है, कैसे आपका टाइपिंग में उड़ाया जाएगा नंबर, ये चीज़ मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग आपका टेस्ट होना है, मज़ेदार बात है, अच्छी बात है, एक ही दिन में हो जाएगा, बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी गलतियाँ कैसे-कैसे काटी जाएँगी, आप इस चीज़ का ध्यान दे के रखिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने साफ बता दिया है, जो भी चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। वर्ड्स टाइप बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट शैल बी डिलीटेड, इग्नोर्ड। अगर आप जितने भी वर्ड वहाँ पर बोले गए हैं उससे ज़्यादा अगर आप टाइप कर देते हो, ठीक है, जैसे 500 वर्ड बोले गए हैं, 500 से ज़्यादा अगर आप वर्ड टाइप कर देते हो तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको आपके टाइपिंग स्पीड में काउंट नहीं किया जाएगा। पैराग्राफ बड़ा हो सकता है, उसमें लिमिट भी देंगे वो, 500 वर्ड पहले से ही है, लेकिन आप मान लीजिए ज़बरदस्ती एक साथ टाइप कर रहे हो कुछ भी, तो भाई उसको जोड़ा नहीं जाएगा। जो उन्होंने पैराग्राफ लिख करके दे रखा है, बस वो उसी पैराग्राफ को ही मानेंगे और उसी पैराग्राफ में ही वो चेकिंग करेंगे। और अगर आपकी कोई कैरेक्टर मिसिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या अक्षर आप उड़ा देते हो, गायब कर देते हो, कोई सिंबल मिस हो जाता है, कोई सिंबल आप गलत लगा देते हो, तो हर चीज़ पर आपका नंबर काटा जाएगा, 0.1 की मिस्टेक आपकी होगी, ठीक है? और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 0.1 अगर नंबर काटा जा रहा है, 0.1 अगर नंबर काटा जा रहा है 1 मिस्टेक पर, तो अगर आप 4 गलतियां करते हो, ठीक है, तो आपका 0.4 काट लिया जाएगा। ऐसे ही अगर आप 10 मिस्टेक कर लेते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? उस हिसाब से देखा जाए तो 1 नंबर प्रॉपर उड़ा दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका टाइपिंग का जो सिस्टम है या टाइपिंग का जो सेक्शन है, ऐसे जो है आपका चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एज रिलैक्सेशन की भी बात होती है और एज के बारे में भी हम बता देते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि हमारा एज कौन-सा होगा, कितना आएगा? तो ये भी आप जान लीजिए। चलिए, एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज में ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2026, ठीक है? 1 जुलाई 2026 में मिनिमम एज जो होगी आपकी, वो होनी चाहिए 21 इयर्स, ठीक है? और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 35 ईयर, ठीक है? ना 21 से कम होनी चाहिए, ना 35 से ज़्यादा होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल से लेकर के 15 साल तक की एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है, लेकिन ये कुछ टर्म्स और कंडीशन पर होंगे। वो आपको भाई नोटिफ़िकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आपको भी ये बात पता है कि एसटी, एससी, ओबीसी वालों को एज रिलैक्सेशन थोड़ा-सा मिल जाती है, ठीक है? अगर आप
एक्स आर्मी कैंडिडेट हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी के कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 5 साल से लेकर के 15 साल के बीच में एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है, ठीक है? 15 साल वाली तो जो है बहुत रेयर केस में मिलती है, 5 साल तक तो आपको नॉर्मली वैसे भी मिल जाएगी, ठीक है? तो एज आपकी इतनी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा 1 जुलाई 2026 काउंट किया जाएगा, ठीक है? क्योंकि 2026 में वैकेंसी आने वाली है और एज का जो सिस्टम रहता है, वो 1 जुलाई तक ही होने वाला है, ठीक है? और एक चीज़ और भी आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को थोड़ा-सा, इसमें होता क्या है कि आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर हमारे पास जैसे एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आ गया है, हमने अप्लाई किया हुआ है, तो हमारा होगा कि नहीं होगा? तो जब आप फॉर्म भरते हो, ध्यान देना, जब आप फॉर्म फिल करते हो, आई रिपीट, मान लीजिए डेट आई एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ध्यान देना, मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि अगर मान लो 21 मार्च से लेकर के 21 अप्रैल इनकी डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, ठीक है? तो आप अगर मान लो 19 अप्रैल को एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। तो टिल 19 अप्रैल आपके पास सारा रिज़ल्ट होना चाहिए। ध्यान देना, आपके पास हार्ड कॉपी हो चाहे ना हो, लेकिन रिज़ल्ट आपका आउट होना चाहिए। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं, इसे मैंने स्पेशली बताया कि भाई आपका जो है ना आपके पास सर्टिफ़िकेट सर्टिफ़िकेट ना हो कोई बात नहीं, ऑनलाइन रिज़ल्ट शो हो जाना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। जैसे बहुत सारे लोग ट्रिपल सी अप्लाई कर देते हैं, ठीक है? उनका रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि सर ये बताइए कि हमने ट्रिपल सी अप्लाई तो कर दिया है और जब हम मान लो आरओ-एआरओ की वैकेंसी आ जाती है और अब अप्लाई करने जाएँगे, तो हमारा उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें क्या फ़िल करना रहेगा? तो ध्यान दीजिए भले ही आपके हाथ में सर्टिफ़िकेट ना आया हो, आपका रिज़ल्ट शो होना चाहिए, रिज़ल्ट आ जाना चाहिए और पास होना चाहिए, फ़ेल वाले नहीं, ठीक है? पास होना चाहिए रिज़ल्ट तभी आप वैलिड माने जाओगे उस एग्ज़ाम के लिए, तभी आप वैलिड माने जाओगे एएससी के लिए, अदरवाइज़ आप वैलिड नहीं माने जाओगे। तो एक एग्ज़ाम्पल ऐसे समझिए कि आपने अगर 19 अप्रैल को अप्लाई किया, तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल, ठीक है? इसका रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए। भाई ये तो आपके पास होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है? होना चाहिए। हिंदी ठीक से नहीं लिखता हूँ तो ऐसे ही आती है डॉक्टर वाली, ठीक है? उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। मैंने बोला ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ट्रिपल सी, ओ लेवल का भले ही आपके पास सर्टिफ़िकेट नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट ऑनलाइन शो करना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को। रिज़ल्ट शो होगा, तब आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं है बेटा तो बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? इस पोस्ट को छोड़ देना तुम, स्किप मार देना और भी कई सारे पोस्ट आते रहते हैं, उसके लिए आप तैयारी करना, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी पोस्ट मिलेगी, बहुत सारी वैकेंसीज़ मिलेंगी, लेकिन आरओ-एआरओ की जो एलिजिबिलिटी है, ये हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सैलरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 4800 ग्रेड पे होता है। लिख देता हूँ मैं, तुम लोग लिखी हुई चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करते हो। तो 4800 का जो है ना ग्रेड पे होता है किसका? आरओ का। और 4600 का ग्रेड पे होता है किसका? एआरओ का। ठीक है? ये है आपकी सैलरी। अब भत्ता, महँगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंसेस, टीएडी, एचआरए ये सब मिला कर के आपका अच्छा खासा सैलरी बन जाता है। ठीक है? आरओ जो होता है ना, वो गेस्टेड ऑफ़िसर होता है। याद रखिएगा, आरओ जितने भी होते हैं ना, ये गेस्टेड ऑफ़िसर्स होते हैं, ठीक है? तो अगर आप क्वालीफ़ाई कर ले जाते हो, तो आराम से गेस्टेड ऑफ़िसर बन जाओगे, ऐसी लाइफ़ जियोगे और माँ-बाप भी तुम्हारे तुमसे खुश रहने वाले हैं। क्योंकि भाई हमारा लड़का अधिकारी हो गया, उससे ज़्यादा क्या चाहिए, ठीक है? तो गेस्टेड ऑफ़िसर की ये पोस्ट होती है। तो इसके साथ आपको अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिल गया होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, हालाँकि होना तो नहीं चाहिए क्योंकि सब मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मार्किंग कैसे चेक की जाती है, टाइपिंग मिस्टेक कैसे काउंट की जाएगी, सब चीज़ मैंने बात कर लिया है। क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दिया है, ऐज के बारे में बता दिया, सैलरी के बारे में बता दिया,
सब चीज़ें इसमें मैंने डिस्कस कर दी हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान से सुन लेना कि अगर आपको प्रॉपर डिटेल में जानना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स आने वाले हैं, तो भाई वीडियो बन करके रखी हुई है। स्पेशली आरडी सर ने उस पर जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन्स आते हैं, उसको जा कर के एक बार देख लो। वो तुम जो है बेनिफिशियल रहेगा तुम्हारे लिए। किसमें, किस टॉपिक में कितना मेहनत करना है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट भी पूछा जाने वाला है, तो कंप्यूटर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह 9 से 10 आपको ऑनलाइन डेली आना पड़ेगा। यूट्यूब पर फ्री में क्लासेस चल रही हैं और बाद बाकी अगर आप और डिटेल में तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर पर जॉब मंत्रा के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न होगा, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, उसका भी आपको आंसर दे दिया जाएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जुड़ जाइए जॉब मंत्रा के साथ।